नेक्स्ट लेवल। हेलो व्यूअर्स, आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर कपिल ईशापुरी जी, जो कि लेखक हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं। तो आइए जानते हैं सर से कि वो ईरान से जुड़े मामलों को अपने नज़रिए से किस तरह देखते हैं। ईरान आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। यूं तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने चारों तरफ तहलका मचा रखा है। कभी वो वेनेजुएला पर आक्रमण करते हैं, तो कभी ग्रीनलैंड की बात करते हैं, कभी यूक्रेन की बात करते हैं। अब वो ईरान पे उनकी नजरें सबसे ज़्यादा टिकी हुई हैं। ईरान उनकी काफ़ी हिट लिस्ट में था और इस समय कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ईरान पर अमेरिका के प्रतिबंध लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ईरान अपनी भारी मात्रा में तेल नहीं बेच पा रहा था। उस वजह से वहाँ की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक पहले ही घाटे में चल रही थी। ऊपर से और तमाम युद्ध वगैरह में वो उलझ जाता है, अपनी स्थिति को अपने देश से बाहर फैलाने की कोशिश, अपने प्रभाव को बाहर फैलाने का प्रयास करता है। उस वजह से उसके संसाधनों पर पहले से ही काफ़ी असर था, प्रभाव था और एक तरह से उस पर कहीं ना कहीं बर्डन था। तो अब स्थिति ये हो गई है कि वहाँ पर रियाल की स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई है। $1 में लगभग 11 लाख से अधिक रियाल देने पड़ रहे हैं। जनता में भुखमरी की स्थिति है, व्यापार ठप है। ऐसे में चाहे वो नौजवान हो, वो बेरोजगारी से परेशान है, चाहे वो दुकानदार हों, व्यापारी हों, चाहे महिलाएं हों, सबके सब असंतुष्ट होकर सड़कों पर निकल पड़े हैं और लाखों लोग वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 200 से अधिक शहरों में वहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। लगभग 15 दिन हो गए हैं, प्रदर्शन रुक नहीं रहा। वहाँ की सरकार ने बहुत सख्ती कर रखी है। आप सोचिए, वहाँ पर इंटरनेट काफ़ी दिन से बंद है, ब्लैकआउट की पोजीशन है। बीच में स्टारलिंक के कुछ सिग्नल्स आ रहे थे तो इंटरनेट चला था, जनता के बारे में कुछ जानकारियां मिल रही थी, लेकिन अब स्टारलिंक के भी सिग्नल वहाँ पर जाम कर दिए गए। ऐसे में ईरान में वास्तव में इस समय क्या हो रहा है एग्जैक्टली किसी को नहीं पता है। किसी तरह जो खबरें मिल रही हैं हम उन्हीं से एसेस कर पा रहे हैं कि ये हो रहा है। कुल मिला के वहाँ दमन बहुत बड़ा हो रहा है, जनता का दमन भारी मात्रा में हो रहा है। ईरान बहुत बड़ा देश नहीं है। ऐसे में लगभग सरकार की जो नीतियां हैं, जो आक्रामक नीतियां हैं, जो निरंकुश भी कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर लोगों को मारा गया है। क्योंकि वहां पर इस समय स्थिति इतनी जटिल हो गई है कि वहां की वर्तमान सरकार पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। कहीं ना कहीं उसके हटने की संभावना, जनता में ऐसा लग रहा है कि जनता सोच रही है वो हट जाएगी, वो कहीं उत्साहित भी है उस चीज से। इसलिए मरने का खौफ एक तरह से उन्होंने पीछे छोड़ दिया है और सरकार ने भी देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। ऐसे में वहां क्या होगा, कल क्या होगा, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन स्थिति बहुत खराब है। क्या आपके अनुसार ईरान में वास्तव में कट्टरपंथी एवं निरंकुश सरकार चल रही है, जो कि वहाँ रहने वाले लोगों की इच्छाओं का दमन कर रही है? देखिए, सभी जानते हैं 1979 से पहले, 1979 से पहले ईरान में बहुत खुली सरकार थी। वहाँ के जो फोटोज हैं आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। 1979 से पहले शाह का शासन था। हालांकि वहाँ उस शासन से भी लोग असंतुष्ट थे कुछ मामलों में, लेकिन खुलापन बहुत था, महिलाओं को बराबरी का अधिकार था। वहाँ के फोटो दिखे ऐसा लगता है कि जैसे कोई यूरोप का एक देश हो ईरान। लेकिन वर्तमान में वहाँ पर वाकई में महिलाओं की स्थिति वास्तव में बहुत कमज़ोर है और उनके अधिकारों को छीना गया। अभी कुछ दिन पहले महिलाओं ने अनरेस्ट किया था अपने अधिकारों के लिए। हिजाब को भी उतारने वे लोग चली थी और आंदोलन किया था, उसमें काफ़ी महिलाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई वहाँ की सरकार ने की थी। तो निरंकुशता तो कुछ हद तक कही जा सकती है, लेकिन 1979 से पहले भी वहाँ की सरकार से लोग खुश नहीं थे। उसी का लाभ उठाकर और अमेरिकी विरोध के आधार पर खामनेई ने वहाँ पर एक इस्लामिक गणराज्य की सरकार स्थापना की थी इस्लामिक क्रांति के बाद, और वही सरकार अब चल रही है। अब जो खामनेई हैं वो लगभग 86 वर्ष के हो चुके हैं। वही वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं, सब कुछ उन्हीं के अनुसार चलता है। उनका मानना है कि ईरान में सच्चा शासन चल रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनकी निरंकुशता वहाँ पर जग जाहिर है। लोकतंत्र तो उसे नहीं कह सकते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निरंकुशता है, लेकिन वहाँ की लोगों को ये तय करना है कि उस सरकार से बाहर आना है कि रहना। बाहर की ताकतों जो हस्तक्षेप कर रही हैं, अगर ऐसा कर रही हैं तो उसे पूरी तरह उचित नहीं कहा जा सकता। अगर सर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात करें तो वो पहले और अब में कितना अंतर देखने मिलता है वहाँ? बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है।
अब पूरी तरह से उस पर एक तरह से कुछ ना कहीं हद तक शरिया के कानून लागू हैं, बहुत सख्ती है, वो आज़ादी से उस तरह से अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर सकती हैं, अपने जीवन का वैसे स्वतंत्रतापूर्वक चुनाव नहीं कर सकती हैं। बहुत अंतर आ चुका है और महिलाएं अपने अधिकारों के लिए वहाँ लड़ भी रही हैं। सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए वर्तमान 21वीं शताब्दी में, मेरा ये मानना है। अभी जून में इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध हुआ है, क्या उसके बाद ईरान की सरकार कमजोर हो गई है? युद्ध किसी भी देश के लिए उतना लाभप्रद नहीं रहता है। वर्तमान में युद्ध बहुत महंगे हो गए हैं, ठीक है। अब वो जो युद्ध हुआ था इजराइल और ईरान के बीच, वो एक तरह से अवश्यम भावी हो गया था, क्योंकि ईरान अपने पड़ोस में फलस्तीन राज्य का समर्थन करता है और इजराइल का हमेशा से विरोध करता आ रहा है। इजराइल के खिलाफ अगर इस समय इस्लामिक देशों में जो सबसे ज़्यादा ताकतवर रूप में खड़ा है और उसके खिलाफ जो विद्रोह को कहीं ना कहीं संरक्षण देता है, वो ईरान है। इसलिए इजराइल का स्वाभाविक रूप में उससे लगातार चिड़े रहना स्वाभाविक है। ईरान जो है हिजबुल्लाह को समर्थन देता है, ईरान हमास को समर्थन देता है, ईरान हूती विद्रोहियों को जो यमन में हैं उनको समर्थन देता है, और ये तीनों इजराइल के अस्तित्व को लेकर बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं और इजराइल के खिलाफ काम करते हैं। इजराइल मौका चाह रहा था क्योंकि ऐसा मौका मिले कि इनके बहाने ईरान पर आक्रमण करे। हमास ने जो इजराइल पर आक्रमण किया था अक्टूबर में और उसके बहुत सारे इजराइल नागरिकों को बंधक बनाया था, उसके बाद इजराइल ने पहले हमास के खिलाफ लड़ाई लड़ी, हिजबुल्लाह को ठिकाने लगाया, हूतियों के खिलाफ भी उसने कुछ मिसाइलें छोड़ी, कुछ आक्रमण किए, लेकिन अंततः उसे ईरान पर आक्रमण करना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं अंतिम रूप से ईरान ही इन सब के लिए जिम्मेदार था। वो जानता था ईरान जब तक कमज़ोर नहीं होगा तब तक इन जो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो आतंकवादी ताकतें हैं, उनको वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद नहीं कर पाएगा। दूसरे ईरान भी चिढ़ गया था, क्योंकि जब वो देख रहा था हमास के पतन को, जब वो देख रहा था हिजबुल्लाह के पतन को, तो ईरान भी चिढ़ा हुआ था। इसलिए उसको भी कहीं ना कहीं इनके पक्ष में अपने आप को मजबूत दिखाना था। उसने भी मिसाइल आक्रमण किए और उसके जवाब में इजराइल ने एक बड़ा आक्रमण किया। हमने देखा उस युद्ध को। उस युद्ध में जो ईरान का जो विमानन क्षेत्र है उस पर इजराइल ने कब्जा कर लिया था। बात आगे बढ़ी और क्योंकि ईरान काफ़ी समय से जो पश्चिमी देश मानते हैं, अमेरिका मानता है, इजराइल की भी गुप्तचर रिपोर्ट ये कहती है कि ईरान परमाणु बम बनाने के लगभग करीब पहुंच गया है, ऐसा था। और उन परमाणु ठिकानों को नष्ट करने की ताकत अमेरिका के पास थी। उसके जो बम वर्षक थे वो उन्हें नष्ट कर सकते थे हवा से ही। तो अमेरिका में ट्रंप इस समय राष्ट्रपति थे, वो भी ईरान के प्रति काफ़ी नाराज़ थे। उन्होंने अपने बम वर्षकों से ईरान के जो परमाणु स्थल हैं उनको निशाना बनाया और वो ये कहने लगे, और ये कहा जाता है कि उसके बाद उनकी परमाणु क्षमता ख़त्म हो गई है। तो उस युद्ध ने ईरान को काफ़ी कमज़ोर कर दिया। उसके बाद हमने देखा वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं खामनेई, वो भी बहुत कम पिक्चर में आए, जनता के सामने आए। ऐसा लगा कि उनकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई, लेकिन फिलहाल ईरान में उनकी सत्ता अभी तक बनी हुई थी। अब अनरेस्ट हुआ है। इस अनरेस्ट के बाद भले ही उन्होंने लोग मरवा कर अपनी स्थिति बचाए रखी, लेकिन उनकी सत्ता कमज़ोर हो रही है और कमज़ोर हो गई है। देखते हैं कब तक चलती है। क्या आज की स्थिति में ईरान की परमाणु बम बनाने की क्षमता कमजोर हो गई है सर? ऐसा अमेरिका मान रहा था जब उसने उसके परमाणु ठिकानों पर जून में हमला किया, तो वो कह रहा था कि इजराइल को भी लग रहा था कि उसकी परमाणु बम बनाने की क्षमता खत्म हो गई। लेकिन कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई कि उसमें लग रहा था कि वो फिर से कोशिश कर रहा है परमाणु बम बनाने की क्षमता हासिल करने की। ऐसा लग रहा है कि वो बना सकता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारी चीज़ें, हालांकि उसके कुछ वैज्ञानिक मारे गए थे उन हमलों में, उसका शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व भी लगभग खत्म हो गया था। लेकिन फिर भी वो इस समय ऐसी खबरें आ रही थी कि वो नए तरीके से अपनी मिसाइलों को बहुत तेज़ी से बना रहा था और परमाणु बम बनाने की भी ताकत हासिल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि सभी जानते हैं कि अगर एक बार कोई देश परमाणु बम बना लेता है तो फिर उसके खिलाफ किसी के बोलने की हिम्मत कम हो जाती है। हम इस मामले में नॉर्थ कोरिया को देख सकते हैं। वहाँ के जो तानाशाह हैं वो आए दिन परमाणु हमले की धमकी अमेरिका तक को देते रहते हैं और अमेरिका उनके खिलाफ कोई निर्णायक लड़ाई या निर्णायक मिसाइल या कोई भी चीज़ ऐसी कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। तो जाहिर तौर पर ईरान चाहता है कि उसका वो परमाणु बम बना ले, जिससे कि वो मध्य एशिया में एक तो सबके ऊपर हो जाएगा, इस्लामिक देशों के ऊपर, दूसरे अमेरिका उसको बार बार आंख नहीं दिखाएगा और उसके जो टारगेट्स हैं फिलिस्तीन राज्य को लेकर वो भी पूरे हो जाएंगे। लेकिन वर्तमान में उसकी परमाणु क्षमता जो जून में काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई थी और अब जो अनरेस्ट है इसके बाद लग रहा है कि उसे फिर से परमाणु बम बनाने नहीं दिया जाएगा। सर आप हमें बताइए
ईरान में अमेरिका सरकार का दखल होने पर क्या खामनेई सरकार का दमन होना शुरू हो जाएगा? देखिए, पतन तो उनका जून के हमलों में ही हो गया था, जब इजराइल ने और अमेरिका ने जून में ईरान के खिलाफ आक्रमण किया था। उसी समय से खामनेई सरकार का पतन शुरू हो गया था। उसके बाद खामनेई ने अपना आत्मविश्वास कुछ हद तक खो दिया था, क्योंकि उसके बाद वो जनता के सामने उतने आत्मविश्वास के साथ या तो आए नहीं है, लगभग आए ही नहीं है, एक तरह से गायब है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि उनकी हत्या की जा सकती है, अमेरिका द्वारा, इजराइल द्वारा उनकी हत्या की जा सकती है। लेकिन फिर भी वो सत्ता में बने हैं और उनकी पकड़, क्योंकि कई साल, वो 1979 के बाद उनसे पहले दूसरे थे, फिर उसके बाद ये 1989 के बाद 1989 के बाद लगातार सत्ता में बने हुए। भले ही वो 86 वर्ष के हैं, लेकिन सत्ता पर उनकी पकड़ बेजोड़ है, क्योंकि वो सर्वे सर्वा है, राष्ट्रपति भी उनके अधीन काम करता है। तो एकदम से उनकी सरकार का पतन नहीं हो पाया। और स्थिति देखिए, 12,000 लोग मर गए ईरान जैसे छोटे देश में, लेकिन अभी भी उनका पतन नहीं हुआ है। हालांकि कुछ ऐसे संकेत आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं सेना में भी कुछ ना कुछ खुसफुसाहट है उनके खिलाफ विद्रोह की, और कई एक दो जगह ऐसा भी खबर आई है कि शायद कुछ सैनिकों ने गोली चलाने के लिए भी मना कर दिया है। लेकिन ये खबरें, इनकी सच्चाई का पता नहीं, हो सकता फेक न्यूज हो। तो सत्ता का पतन तो उनकी हो रहा है, लगातार हो रहा है, और इस विद्रोह के बाद भले ही वो जीत जाएं, भले ही वो इस दमन को खत्म कर दें, लेकिन अब उनकी सत्ता मुझे नहीं लगता बहुत दिनों तक रह पाएगी, क्योंकि ईरान में उनके खिलाफ आक्रोश बढ़ गया है। अभी तो शांति, अभी लड़ाई चल रही है। और पूर्व शाह, जो 1979 से पहले जो शाह वहां के शासक थे, उनके बेटे, जो कि निर्वासित जीवन अमेरिका में काफी लंबे समय तक बिताए और अब जो है ब्रिटेन में इस समय निर्वासित जीवन जी रहे हैं। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अगर इनकी सरकार का पतन हुआ तो ईरान के जो शासक बनेंगे वही बनेंगे। वो लगातार आंदोलनकारियों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप डटे रहो, आप आंदोलन करते रहो, अमेरिका आपके साथ है, ट्रंप आपके साथ है। और उनका भी असर पड़ रहा है। कहीं ना कहीं रजा पहलवी के कुछ पोस्टर भी दिखाए जा रहे हैं, जनता उनका नाम भी ले रही है, और कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद है कि रजा पहलवी, शायद उम्मीद है कि रजा पहलवी कम से कम खामनेई से अच्छा शासन देंगे। और जो वर्तमान में बेरोजगारी है, महंगाई है, और जो मुद्रा बेकार हो गई वहाँ की, किसी मतलब डॉलर के सामने निर्जीव सी हो गई है, तो उसमें कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि सुधार होगा। आप स्थिति बहुत खराब है, तो पतन काफी हद तक हो चुका है। अगर वो बचाने में सफल भी हो गए तो ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएंगे। अगर अमेरिका निर्णायक रूप से इन आंदोलनकारियों के साथ आ जाता है, जैसा कि ट्रंप ने कहा भी है कि मदद रास्ते में है, जनता आंदोलन जारी रखे और सरकारी प्रतिष्ठानों पर कब्जा करे, तो अगर ट्रंप ने मदद अगले 1 या 2 दिन में दे दी, क्योंकि ज्यादा लेट होना ठीक नहीं, क्योंकि ईरानी सरकार ने वहां बहुत ज्यादा नियंत्रण हासिल कर लिया है, बहुत ज्यादा निरंकुश होती जा रही है और बहुत लोग मारे जा रहे हैं। देखते ही गोली मारने के आदेश है, इंटरनेट तो बंद है ही, स्टारलिंक के सिग्नल भी जाम हो गए हैं, तो वहां का पता भी नहीं चल रहा हो क्या रहा है। हो सकता है जो मौतें हैं उससे कई गुना ज्यादा हों, ये हो सकता है, कम भी हो सकती हैं उससे। तो ऐसे में अगर अमेरिकी सरकार की सहायता आ गई और इजराइल ने भी अंदर खाने कुछ मदद बढ़ा दी, तो निश्चित रूप से खामनेई सरकार का पतन हो सकता है। खामनेई की ऐसी बातें भी चल रही हैं, ट्रंप ने भी संकेत दिया था कि वो तैयार बैठे हैं अपने जो खास लोग हैं उनके साथ रूस भागने के लिए, क्योंकि रूस ही ऐसा ठिकाना हो सकता है जहां वो जीवित रह सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। तो ऐसी खबरें बीच में आई थी कि भागने वाले हैं, अब रुक गए हैं, तो ये हो सकता है उन्हें लग रहा हो कि मैं आंदोलन खत्म कर दूंगा, क्योंकि अभी तक रुके हैं। लेकिन अमेरिकी सरकार को निर्णायक रूप से आना पड़ेगा। और ये भी तय है, अगर इस बार सरकार ने दमनकारियों को दबा दिया तो आगे हो सकता है कि कुछ सालों तक फिर किसी की हिम्मत ना पड़े, क्योंकि अमेरिका की भी कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने वादा किया है आंदोलनकारियों से कि हम आएंगे। अगर वो नहीं आया, जनता में उसकी क्रेडिबिलिटी घटेगी कि यार ये वादा तो कर लेता, आता नहीं है, कितने लोग मरवाने के बाद आएगा। तो पतन होने की उम्मीद है। हाँ, बच भी गई तो भी वो बहुत छुप छुप के, जैसे आप शासन करें उससे भी ज्यादा छुप के शासन करेंगे। और हो सकता है खामनेई सरकार का पतन भले ही ना हो, लेकिन खामनेई शायद हट जाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई दूसरा आदमी उनकी जगह आ जाएगा। अमेरिका आ गया तो पूरी सत्ता खत्म हो सकती है। और ईरान में हो सकता है कि कुछ लोकतांत्रिक चीजें आ जाएं, कुछ खुलापन आ जाए, महिलाओं को अधिकार मिल जाए। और जब ये सब होगा तो फिर वहां पर दूसरे सुधार होंगे और इससे वहां की जनता को लाभ हो भी सकता है। हो सकता है कि ये उग्रता जो आज खराब लग रही है अमेरिका की ईरान के लिए, हो सकता है वहां की जनता के लिए कल फायदेमंद साबित हो। ये पूरा जो प्रकरण है, इसका हमारे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हमारी जो विदेश नीति है वो बहुत अच्छी चल रही है वर्तमान सरकार में। हालांकि जब से ट्रंप आए हैं तब से वो कुछ लड़खड़ाई है, और ट्रंप, इसका कारण ट्रंप है, क्योंकि ट्रंप का नजरिया दूसरा है।
उनका नजरिया भारत के प्रति बदल गया है। हमारी विदेश नीति की कमी नहीं है, ये ट्रंप की आक्रामकता की वजह से भारत की स्थिति या विदेश नीति कुछ कमजोर हुई है। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी है कि हमारे इजराइल से भी बहुत अच्छे संबंध हैं और ईरान से भी अच्छे संबंध हैं। हमें इजराइल की भी उतनी जरूरत है जितनी ईरान की जरूरत है, क्योंकि वहां पर जो बीच हमारा जो मध्य एशिया के देश हैं, वहां पर हमारा कोई रूट नहीं है। तो इसीलिए हमने वो एक चाबहार बंदरगाह ईरान, वहाँ काफी बड़ा निवेश किया है, बहुत पैसा लगाया है। और चाबहार बंदरगाह से होकर हम एक तो अफगानिस्तान तक जाने के लिए रेल और सड़क नेटवर्क तैयार कर रहे हैं, और वहीं से हम मध्य एशिया के देशों में अपना सामान जो भी निर्यात है या आयात है उस पर बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए भी, ईरान के लिए भी चाबहार बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण है, और अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों को भी इससे लाभ पहुंचेगा। वहां को हम जैसे चावल, बासमती चावल बहुत बड़े स्तर पे हम निर्यात कर रहे हैं। अभी खबरें आई हैं कि इस अनरेस्ट से हमारा चावल जो है वो निर्यात नहीं हो पा रहा है, बहुत सारा बंदरगाहों पर डंप करना पड़ रहा है, नुकसान तो शुरू हो गया है। ऊपर से एक स्थिति और है, अभी ट्रंप ने कह दिया है कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार कर रहे हैं उन पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। भारत पे पहले से अमेरिका का 50% टैरिफ चल रहा है, उसी से भारत के निर्यात पर असर पड़ रहा है, अर्थव्यवस्था में मुश्किल आ रही है, और शेयर बाजार में भी कई बार इधर उधर उथल पुथल होती है। तो अगर 25% टैरिफ और लगे तो 75% टैरिफ हो जाएगा, तो 75% के साथ काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और भारत का व्यापार अमेरिका के साथ बहुत बुरी स्थिति में पहुंच जाएगा। तो भारत पे जल्दी से जल्दी भारत चाहता है कि मामला सुलझे। सरकार चली जाएगी तब भी हो सकता है भारत की स्थिति और अच्छी हो जाए। सरकार बची रही तो भी इसमें ईरान से भारत के संबंध ठीक ही हैं, तो जो भी थोड़ा बहुत व्यापार हो रहा है वो होता रहेगा। तो भारत के नजरिए से ये जरूरी है कि जो भी हो हल, चाहे ये सरकार रहे या सरकार बदले, वो जल्दी से जल्दी हल निकल आए। तो भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार बदले या रहे, भारत को इस चीज से फर्क पड़ता है कि ये जो आंदोलन है जल्दी से जल्दी खत्म हो, ताकि उसके संबंध ईरान की जो भी सरकार बनी रहे उससे नॉर्मल हो सके, और अमेरिका तथा दुनिया के भी संबंध ईरान से एक शेप ले लें, चाहे ये शेप रहे चाहे शेप बदले, जिससे कि भारत के साथ ईरान के संबंध ठीक तरह से चलते रहें, और उसकी विदेश नीति जो इजराइल और ईरान के बीच संतुलन साधने की वो बनी रहे। Next level.